मित्रों नमस्कार। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं G7 के बारे में। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 विश्व के 7 प्रमुख औद्योगिक और विकसित देशों का एक संगठन है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वो 7 प्रमुख देश कौन कौन से हैं। तो उत्तरी अमेरिका जो महादेश है, वहाँ से 2 देश जो उत्तरी अमेरिका महादेश के 2 देश इसमें शामिल हैं। 2 देश कौन कौन सा, एक यूएस और दूसरा है कनाडा। उसी प्रकार से यूरोप के इसमें 4 देश शामिल हैं। 4 देश में कौन कौन सा है, एक यूके है, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जर्मनी और चौथा देश है यूरोप का, वो है इटली। इसके अलावा एशिया का एक देश शामिल है, और वो देश है जापान। तो ये जो 7 देश मिलके G7 का निर्माण करते हैं। इसके अलावा G7 में इन 7 देश के अलावा जो यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन यूनियन ये भी देश शामिल होता है, और इसके साथ साथ कुछ अतिथि देशों को भी इसमें सम्मिलित होने के लिए बुलाया जाता है। विश्व के कुल व्यापार का 60% से भी अधिक व्यापार इन 7 देशों के द्वारा किया जाता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये इतना बड़ा संगठन का जो निर्माण होता है वो बना क्यों और कैसे बनता है, इसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करते हैं। 70 के दशक में 1975 ईस्वी में G7 का निर्माण हुआ था, G7 बनाया गया था। और G7 का जो बनने का इतिहास है, कहीं न कहीं अरब और इजराइल के बीच हुए विभिन्न युद्धों का ही परिणाम है। तो आइए देखते हैं कि अरब इजराइल युद्ध से G7 बनने का क्या कनेक्शन है। अब अरब देशों की बात की जाए तो अरब देशों में मिस्र के साथ आपका सीरिया, ईरान, इराक, जॉर्डन, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत इत्यादि बहुत सारे देश आते हैं। और जो इजराइल है, ये आपका अरब देशों से घिरा हुआ है। एक तरफ ये जो पूरब की ओर भूमध्य सागर है। इजराइल के दक्षिण पूर्व में सिनाई पेनिनसुला जो कि मिस्र का भाग है, और इसी सिनाई पेनिनसुला के बीच से होकर सुएज कैनाल बनाया गया है, यानी सुएज नहर बनाया गया है। मैं आप लोगों को मैप के माध्यम से दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आपका लाल सागर है, ये लाल सागर, और लाल सागर से सीधा यहाँ पर ये नज़र आ रहा है भूमध्य सागर, और लाल सागर और भूमध्य सागर को यहाँ पर कनेक्ट करता हुआ एक सुएज कैनाल बना हुआ है, सुएज कैनाल। और इसी सुएज कैनाल के जो दाईं ओर का जो पोर्शन है, इसी पोर्शन को कहा जाता है सिनाई पेनिनसुला, जो कि मिस्र का ही भाग है। और इसी सिनाई पेनिनसुला से थोड़ा सा इधर आगे जाएंगे दाहिनी ओर, तो यहाँ पर हम लोग को नज़र में आएगा छोटा सा देश है इजराइल, और वो इसी के बगल में यहाँ पर है फिलिस्तीन, उसी का छोटा सा देश है। और इजराइल के दाहिनी ओर देखा जाए तो एक जॉर्डन करके एक देश है, जॉर्डन, और जॉर्डन से जस्ट ऊपर में थोड़ा सा यहाँ पर सीरिया है, और यहाँ पर एक छोटा सा और एक देश है जिसका नाम है लेबनान।
और इधर जो और भी इधर दाहिनी ओर आ जाते हैं तो इधर इराक है, ईरान है, सऊदी अरब, नीचे यहाँ पर ओमान, यमन, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है अब यूएई जिसका राजधानी अबू धाबी, और एक है कुवैत। उसी टाइप से एक छोटा सा अरब देश है, यहाँ पर एक कतर, छोटा सा है कतर। तो हुआ ये था कि 1948 से पहले इजराइल, और अभी का इजराइल और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेजों का कब्जा था। यानी जैसे भारत अंग्रेज में औपनिवेशिक शासन स्थापित किए थे, उसी प्रकार से अंग्रेज उन क्षेत्रों में भी औपनिवेशिक शासन स्थापित किया था। लेकिन वर्ष 1948 में अंग्रेज उस उपनिवेश को छोड़ के अपने देश चले जाते हैं, जैसा कि इंडिया से चले गए थे 15 अगस्त 1947 को। तो उन क्षेत्रों में रहने वाले यहूदियों, फिलिस्तीनियों और अरबी लोगों के बीच संघर्ष छिड़ जाता है। तो इस प्रकार से वहाँ पर इजरायली जो यहूदी लोग थे उन लोगों ने अपना देश इजराइल बनाया, उसी टाइप से फिलिस्तीन लोगों ने अपना देश फिलिस्तीन बनाया, और आसपास के जो जॉर्डन हो गया और जितने अरबी कंट्री के लोग थे उन लोगों ने अपना अपना देश बना लिया था। तो इस लड़ाई में एक तरफ इजराइल अकेले था और दूसरी तरफ जितने भी अरब कंट्री थे वो सब एक साथ मिल के इजराइल के ऊपर हमला कर रहे थे, और इस प्रकार से वहाँ पर इजराइल और अरबी लोगों के बीच एक संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन इस युद्ध के अंत तक आते आते इजराइल लगभग विजयी हो जाता है, जीत जाता है और अपना देश इजराइल बनाता है, और आसपास के कुछ क्षेत्रों को जो अन्य फिलिस्तीन और जॉर्डन का क्षेत्र हुआ करता था उसको भी इजराइल ने अपना कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से 1948 में इजराइल और अरब लोगों के बीच पहला अरब इजरायली वार हुआ था। इसके बाद वर्ष 1956 का टाइम आता है, और इस समय वहां पर होता है सुएज क्राइसिस। और ये सुएज क्राइसिस क्या था कि बात ये था कि वर्ष 1956 में मिस्र ने जो सुएज नहर है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। इससे पहले सुएज नहर फ्रांस और ब्रिटेन के कब्जा में हुआ करता था। लेकिन 1956 में मिस्र के सुल्तान ने सुएज कैनाल को राष्ट्रीयकृत कर दिया, यानी इसको राष्ट्र का संपत्ति घोषित कर दिया। इसके बाद फ्रांस और ब्रिटेन ने मिस्र के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। तो इस युद्ध में इजराइल भी फ्रांस और ब्रिटेन की ओर से शामिल हो जाता है, और लड़ाई करते हुए जो आपका सिनाई पेनिनसुला था, जो सुएज नहर का जो दाहिना वाला पोर्शन था, जो जमीन का टुकड़ा था, उसके कुछ क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। साथ ही साथ जो गाजा पट्टी है, जो इजराइल के पश्चिम और भूमध्य सागर की ओर स्थित है, उस गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशन के दबाव के कारण ये युद्ध भी विराम हो जाता है, ये लड़ाई भी समाप्त हो जाता है, और सुएज कैनाल जैसा कि मिस्र ने राष्ट्रीयकृत कर दिया था वो मिस्र का ही हो गया, और इस पर से अंग्रेज और फ्रांस का आधिपत्य समाप्त हो गया। लेकिन इजराइल ने जितने भी अन्य क्षेत्र को कब्जा किया था, अन्य देशों के क्षेत्रों को कब्जा किया था, उन क्षेत्रों को इजराइल ने वापस नहीं किया। तो उन क्षेत्रों को वापस न करने की वजह से आसपास के देशों में एक नाराजगी फैला, और वर्ष 1967 में 1967 में उन देशों ने ग्रुप बनाया, जिनमें से आपका मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान इत्यादि देश शामिल थे, और उन्होंने एक योजना बना करके चारों दिशाओं से इजराइल के ऊपर हमला करने की योजना बनाई, ताकि वे फिर से उन क्षेत्रों को वापस पा सके जो इजराइल ने उनसे युद्ध में छीना था। 1967 की इस लड़ाई को 6 डे वार के नाम से जाना जाता है। 6 डे वार या 6 दिवसीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध में हुआ क्या था कि एक दिशा से इजराइल के ऊपर
मिस्र हमला करने वाला था, दूसरी दिशा से जॉर्डन हमला करने वाला था, तीसरी दिशा से सीरिया हमला करने वाला था और लेबनान हमला करने वाले थे। और इस तरह पहले से सुनियोजित प्लान के तहत इन देशों ने इजराइल के ऊपर एक साथ हमला बोल दिया, धावा बोल दिया। लेकिन इजरायली सैनिकों ने अपने आधुनिक हथियार और अपने बहादुरी के दम पर इन सभी देशों के छक्के छुड़ा दिए और मात्र 6 दिनों में इन सभी देशों के ऊपर विजय पा लिया। और साथ ही साथ जो सिनाई पेनिनसुला हुआ करता था, जिसको पहले इजराइल ने आधा कब्जा किया था, उस सिनाई पेनिनसुला को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। और इसके साथ जो गोलन हाइट्स हुआ करती थी, जो जॉर्डन की, उन घाटियों को भी और विस्तृत तरीके से अपने कब्जे में ले लिया, यानी उससे और आगे जाके उन गोलन हाइट्स के क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया। इस प्रकार इस छोटे से युद्ध, 6 दिवसीय युद्ध में इजराइल ने अपने सारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए और उनके जमीनों को भी अपने कब्जे में ले लिया। तो इस प्रकार से इस 6 दिवसीय युद्ध का परिणाम क्या था? जो सिनाई पेनिनसुला था, सिनाई पेनिनसुला, इसको पूरी तरह से कब्जा कर लिया इजराइल ने। दूसरी ओर जो गोलन हाइट्स जो कि जॉर्डन के भाग हुआ करते थे, उन पर भी इजराइल ने कब्जा कर लिया। और तीसरा था गाजा पट्टी पर भी अपना पूरी तरह से कब्जा जमा लिया था। इस 6 दिवसीय युद्ध के बाद अरब देशों को अपना मुंह छिपाने का भी जगह नहीं मिल रहा था। अब बात आती है 1973 की, 1973 में फिर से 1973 में एक पवित्र दिन हुआ करता है, 6 अक्टूबर का दिन, 6 अक्टूबर। और ये जो दिन है 6 अक्टूबर, ये इजराइल में यहूदी लोगों का एक बहुत ही पवित्र दिन है और इसको एक उत्सव के रूप में मनाते हैं। और उस उत्सव का नाम है योम किप्पुर, YOM, योम KIPPUR, योम किप्पुर उत्सव के रूप में मनाया जाता है 6 अक्टूबर के दिन। तो इस दिन क्या हुआ कि सारे सैनिक, इजराइल के अधिकांश सैनिक क्या थे, इस पर्व त्योहार में डूबे हुए थे और उन लोग अपना उत्सव मनाने में मगन थे। तभी फिर से मिस्र और जॉर्डन और सीरिया ने फिर से अचानक हमला कर दिया ताकि अपने खोए हुए प्रदेशों को वे देश वापस प्राप्त कर सके। लेकिन इस युद्ध में इजराइल तैयार नहीं था। फिर भी इजराइल ने बड़ी ही बहादुरी से लड़ते हुए लगभग 3 हफ्ते तक के युद्ध के बाद 3 हफ्ते तक इस युद्ध के बाद इन देशों को फिर से परास्त कर दिया। और इस युद्ध में भले ही इजराइल को काफ़ी जान माल की क्षति होती है, इनके बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं, लेकिन अंततः विजय इजराइल ही रहता है। अब इस युद्ध के बाद अरब देश के लोग क्या करते हैं? अरब देश के लोगों ने वहाँ पर अपने जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है, तो उस अरब कंट्रीज ने क्या किया, अपने जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, अपना जो पेट्रोलियम उत्पाद होता है, पेट्रोलियम जिसमें तेल, कच्चा तेल शामिल है, इन सब के जो उस समय अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, तो सारे देशों ने मिलकर, मतलब जो अरब लीग के जितने भी पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री के जितने भी मेंबर थे, उन लोगों ने पेट्रोलियम के जो निर्यात होता है, निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया। इससे हुआ क्या कि जो पेट्रोल का दाम था और अन्य जो खनिज तेल का दाम था, उसकी कीमतों में 3 गुना से 6 गुना वृद्धि हो गई। और उस समय तक जो पेट्रोलियम का जो आयात किया जाता था, अधिकतर वही इसी G7 के देशों के द्वारा ही किया जाता था, जिसमें से उत्तरी अमेरिका, US, कनाडा, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान वगैरह देश शामिल हुआ करते थे। यही देश अधिक से अधिक उस समय पेट्रोलियम का आयात करते थे। तो अचानक पेट्रोलियम के आयात में यानी निर्यात में अचानक प्रतिबंध लग जाने से पेट्रोलियम की कीमतों में 6 गुना से ज़्यादा भी का इजाफा हो गया।
अब 6 गुना से ज़्यादा इजाफा हो गया, बढ़ गया, तो अचानक इन देशों की जो व्यवस्था है, इन सारे देशों की अचानक ही बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने लगी। तब पेट्रोलियम उत्पादों के, पेट्रोलियम तेलों में इतना वृद्धि को देखते हुए 6 गुना से ज़्यादा वृद्धि हो गई थी। तो इस वृद्धि को देखते हुए जो विकसित कंट्री हुआ करते थे उस समय के जो इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्री हुआ करते थे, इन लोगों ने एक मीटिंग बुलाया वर्ष 1975 में। 1975 में एक मीटिंग बुलाया, और ये मीटिंग बुलाया फ्रांस के एक शहर रेम्बुलेट, उस शहर का नाम था रेम्बुलेट, जो कि फ्रांस का एक शहर है। इस शहर में मीटिंग बुलाया गया था 6 देशों के द्वारा, और इन 6 देशों में शामिल थे यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। ये 6 देश थे, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान। इन देशों ने एक मीटिंग बुलाया, और इसी मीटिंग में उन्होंने एक यूनियन, एक ग्रुप बनाने का एक सुझाव, प्रस्ताव पारित किया, और इसी ग्रुप का नाम कहलाया उस समय G6, क्योंकि उस समय 6 देश इसमें शामिल हुए थे। और इन देशों ने, और इस मीटिंग में विश्व भर में किस प्रकार से पेट्रोलियम के दामों में कम किया जा सकता है, और किस प्रकार से अरब देशों के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है, इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा उन्होंने काम किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि वर्ष 1975 में फ्रांस के रेम्बुलेट शहर में एक G6 का नींव पड़ा। फिर अगले ही वर्ष 1976 में कनाडा को भी इस G6 मीटिंग में शामिल किया गया और उसको सम्मिलित किया गया। तो इस प्रकार से G6 बन गया G7। तो इस प्रकार से G7 का जो स्थापना हुआ था हम लोग का, इसको माना जाता है 1975 ही माना जाता है। एक्चुअली तो 1975 में G6 का स्थापना हुआ है, लेकिन G7 का भी स्थापना को 1975 ही माना जाता है। तो इस प्रकार से ये मीटिंग कंटिन्यू चलता रहा। G6 से G7 हुआ, और इस तरह से ये हर साल ये देश मीटिंग करके वैश्विक जो व्यापार है उसके ऊपर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको अपने कंट्रोल में रखाया जाए, इस पर उन लोगों ने अपना काम शुरू कर दिया। इसके बाद वर्ष 1977 से जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन कमीशन, तो यूरोपियन कमीशन को भी अपनी मीटिंग्स में बुलाया जाने लगा, तो यूरोपियन कमीशन के सदस्यों को। तो इस तरह से ये इस मीटिंग में 1977 से लगातार यूरोपियन कमीशन भी G7 का मीटिंग में शामिल होता रहा। इसके बाद अभी तक इसमें रूस को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि उस समय रूस जो था USSR का पार्ट था, USSR, और वो एक कम्युनिस्ट कंट्री हुआ करता था। और बाकी जो G7 का कंट्रीज थे ये एक प्रकार से जो पूंजीवादी देश हुआ करते थे, जिसको कैपिटलिस्ट कंट्रीज भी कहा जाता था। धीरे धीरे G7 ने अपना जो क्रियाकलाप है वो आर्थिक के अलावा, मतलब आर्थिक क्षेत्र के अलावा जो वैश्विक चुनौतियों के ऊपर भी इन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया। वैश्विक चुनौतियों में जैसे कि विदेश नीति हो गया, आपका जो सुरक्षा से संबंधित मामले हो गया, इन सभी मामलों में भी G7 ने अपना काम करना शुरू कर दिया। फिर ये समय गुजरता जाता है। अब आता है वर्ष 1991, 1991 की। 1991 में क्या होता है, जो USSR था, USSR जो था एक बहुत सारे कंट्री का एक संघ था, ये क्या होता है, टूट जाता है और बहुत सारे अलग अलग 14 से 15 देश इसमें अलग अलग टूटने के बाद नए देश का निर्माण होता है, बन जाते हैं। इसके बाद क्या होता है, रूस भी एक नया देश बन जाता है। USSR से अलग होकर नया देश पहले से ही था, लेकिन वो अलग हो जाता है। और अलग हो जाने के बाद क्या होता है, वर्ष 1991 में G7 का जो मीटिंग होता है लंदन में, वहाँ पर
रसिया के यानी रूस के राष्ट्रपति को भी वहां पर बुलाया जाता है सम्मिलित होने के लिए, भाग लेने के लिए। इस प्रकार से रूस जो है वर्ष 1991 से लगातार सम्मिलित होता गया। इसके बाद वर्ष 1998 में अभी तक रूस को परमानेंट सदस्य बनाया नहीं गया था, बस उसको सम्मिलित में एक एज ए गेस्ट मेंबर बुलाया जाता था। लेकिन वर्ष 1998 में रूस को एक पूर्ण सदस्य G7 में पूर्ण रूप से शामिल कर लिया गया। रूस को शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से G7 हम लोग का जो G7 ग्रुप था, इस प्रकार से G7 ग्रुप बन जाता है G8। 1998 में वो G7 से G8 बन जाता है। इसके बाद कंटिन्यू होता गया G7 का मीटिंग। अब समय आता है वर्ष 2014 का। 2014 में एक ऐसा घटना हो गया जिसके कारण क्या हुआ, G7 कंट्रीज ने रूस को वहां से निकाल दिया। G8 का ग्रुप से उसको निकाल दिया। अब क्यों निकाला कि बस हुआ ये था कि वर्ष 2014 में रूस ने क्रीमिया करके एक जगह है, क्रीमिया, उसको हथिया लिया, उसको अपना कब्जा में कर लिया। और ये जो क्रीमिया था एक्चुअली में यूक्रेन का एक भाग था जो कि काला सागर में एक टापू की तरह नजर आएगा, इसको मैप में देखा जाए तो इस प्रकार से यूक्रेन का जो एक पार्ट था, एक अभिन्न अंग था क्रीमिया, उसको रूस हथिया लेता है, कब्जा कर लेता है। तो इस अवैध कब्जे के कारण जो G7 के जो मेंबर थे, G8 के मेंबर थे, तो उन लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगा कि कोई दूसरा देश को अपने बलपूर्वक कब्जा कर ले। उसके बाद क्या हुआ कि जो G8 बन गया था, तो G7 के बाकी मेंबर में रूस को छोड़ने के बाद उन लोगों ने क्या सोचा कि रूस को इस ग्रुप से निकाला जाना चाहिए, और इस प्रकार से उसको वर्ष 2014 में इस ग्रुप से फिर से निकाल दिया गया, यानी G8 का ग्रुप से निकाल दिया गया। तो क्या हुआ, G8 या फिर से हम लोग का G7 में परिवर्तित हो गया वर्ष 2014 में। तो ये था दोस्तों G7 का इतिहास। इसमें हम लोग देखें कि कैसे G6 कंट्री से G7 बनता है और G7 से G8 बनता है, और G8 से फिर से कैसे G7 बन गया। अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हुए 47वें G7 की बात करेंगे। 47वां G7 मीटिंग। और ये जो 47वां G7 मीटिंग हो रहा है, ये आपका हो रहा है यूके में, यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन में हो रहा है। कब हो रहा है अभी तक हुआ नहीं है। ये 11 से 13 जून 2021 के बीच हो रहा है। 11 से 13 जून 2021 के बीच हो रहा है। और इसमें G7 के सारे मेंबर के अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसमें भाग लेता है, और साथ में इसमें इंडिया को भी इनवाइट किया गया था। इंडिया को इस G8 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया था, लेकिन भारत में कोरोना की स्थिति, कोविड-19 के जो कंडीशन के देखते हुए मोदी जी ने यहाँ जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस मीटिंग में जाने से अभी तक मना कर दिया है। और इसके अलावा जो 46वां G7 हुआ था, ये आपका हुआ था यूएस में हुआ था, वर्चुअल तरीके से हुआ था पिछला साल 2020 में, क्योंकि पिछला साल कोरोना का बहुत ही खराब कंडीशन था, इसीलिए ये यूएस में एक वर्चुअल तरीके से हुआ था। और इससे पहले हुआ था आपका 45वां G7, जो कि आपका हुआ था फ्रांस में 2019 में। और इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी स्पेशल इनवाइट किया गया था। भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, इनको स्पेशल इनवाइट किया गया था। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 45वें G7 की मीटिंग में सम्मिलित होने के लिए फ्रांस में गए थे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।